स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। तो आज नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की सीईटी मेंस को ध्यान में रखते हुए। तो देखो कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे, इनको करते हैं। ये एनसीईआरटी बेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। देखो, भारत के भूकंपीय जोनिंग मानचित्र के नवीन संस्करण के अनुसार भारत को कितने भूकंपीय जोनों में विभाजित किया गया। देखो भाई, इसमें चार ऑप्शन दे रखे, 5, 4, 3, 6। तो पहले जो था इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4। तो पहले भारत का मानचित्र ब्यूरो है, उसने पहले 5 क्षेत्रों में बांट रखा था, लेकिन अभी इसको बदल के 4 कर दिया गया क्योंकि नंबर 1 जोन को नंबर 2 में मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 जोन है। तो ये जो जोन है नंबर 2, ये सबसे कम भूकंप संभावना का क्षेत्र होता है। इसमें भारत का लगभग 40% हिस्सा आता है भूकंप के जोन नंबर 2 में। उसके बाद तीव्र भूकंप संभावना क्षेत्र होता है और ये अति तीव्र भूकंप संभावना क्षेत्र होता है और ये उच्चतर भूकंप संभावना क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में लगभग 60%, 55 से 60% हिस्सा इसी भाग में आता है। अति संवेदनशील जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा भूकंप की संभावना होती है और सबसे ज़्यादा डिजास्टर होता है। ठीक है भाई, तो इसमें 55% के लगभग हिस्सा हमारे भारत का आता है। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, जैसे हमारे ऊपर उत्तर में हिमालय का जो क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, और हिमालय के अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया और कुछ बिहार और बंगाल का हिस्सा हो गया। तो ये क्षेत्र है, ये 55% क्षेत्र है और इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है रिएक्टर पैमाना और मरकली पैमाना के बीच में मुख्य अंतर क्या है। चार ऑप्शन दे रखे, रिएक्टर पैमाना तीव्रता मापता जबकि मरकली पैमाना परीक्षण, रिएक्टर पैमाना परिणाम मापता है जबकि मरकली पैमाना तीव्रता। दोनों सुनामी लहरें मापती हैं। मरकली पैमाना केवल पानी के नीचे की भूमि को मापता है। देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रिएक्टर पैमाना क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिएक्टर पैमाना परिमाण मापता है, परिमाण, और मरकली पैमाना तीव्रता मापता है। देखो इसमें क्या होता है, रिएक्टर पैमाना है वो रिएक्टर सिस्मोग्राफ के आधार पर रिएक्टर स्केल कहलाता है, जो सिस्मोग्राफ के आधार पर भूकंप को मापता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि 5 रिएक्टर स्केल पे जो भूकंप का मापन है वो 5 आया और 5 से अगर वो 6 होता है तो इसमें एक यूनिट जो बढ़ता है रिएक्टर स्केल की, इस एक यूनिट में दो तरह से मापी जाती हैं। एक तो वेव एम्पलीट्यूड के आयाम के हिसाब से, आयाम के हिसाब से, वेव एम्पलीट्यूड के हिसाब से, तो इसमें तो 10 गुना बढ़ता है ये, 10 गुना। ठीक है, और दूसरा जो है वो ऊर्जा के हिसाब से मापा जाता है, ऊर्जा के हिसाब से, तो इसमें 32 गुना बढ़ता है। यानी कि रिएक्टर स्केल पे जो पैमाने पे जो भूकंप का मापन होता है उसमें एक यूनिट बढ़ने पर आयाम तो 10 गुना बढ़ता है, वेव एम्पलीट्यूड तो, और ऊर्जा 32 गुना बढ़ती है। ठीक है, तो ये परिमाण हो गया। लेकिन मरकली पैमाना है, ये भूकंप के बाद जो क्षति होती है, भूकंप के बाद जो डिजास्टर होता है उसको मापता है। जैसे दीवारों का गिरना, फिजिकली डिजास्टर जो होता है, दीवारों का गिरना, और ये जो होती हैं अपनी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इनका गिरना, और जितनी भी जो क्षति होती है उसको मापने का काम करता है मरकली पैमाना। तो ये होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लातूर का भूकंप जो 1993 में आया था, भारत के भूकंप में इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है।
ऑप्शन दे रखे हैं, यह सबसे शक्तिशाली भूकंप था, यह सुनामी का कारण बना, इसने स्थिर प्रायद्वीपीय पठार की अवधारणा को चुनौती दी, यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसने स्थिर प्रायद्वीपीय पठार की अवधारणा को चुनौती दी। देखो भाई, पहले हमें क्या लगता था कि भूकंप सिर्फ तटीय हिमालय क्षेत्र में आता है, ठीक है। जो हमारे भूवैज्ञानिक थे इन्हें लगता था कि भूकंप हिमालय क्षेत्र में आते, लेकिन 30 सितंबर 1993 को मध्य प्रदेश के लातूर में भूकंप आया था, जिसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। 10,000 लोग मारे गए थे। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे पहले भूवैज्ञानिकों का मानना था कि टाइटेनिक प्लेट के एंड पे भूकंप आता है, लेकिन ये जो क्षेत्र था, जैसे ये टाइटेनिक प्लेट है तो ये इसके एंड हो गए। जैसे हिमालय क्षेत्र में टाइटेनिक प्लेट के एंड होते हैं तो एंड में भूकंप आता है, लेकिन ये जो क्षेत्र था ये टाइटेनिक प्लेट के बीच में था, और यहाँ पे भी 6.4 रिएक्टर स्केल के पैमाने पर 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 10,000 लोग मारे गए थे। और ये बिल्कुल, ये जो प्रायद्वीपीय पठार था इसके मध्य में भूकंप आया था। तो इससे भूकंप आने की अवधारणा बदल गई, क्योंकि पहले लगता था कि दक्षिण भारत में भूकंप नहीं आ सकता, लेकिन इस प्रायद्वीपीय पठार में 6.4 की तीव्रता का जो भूकंप आया, इससे पता चला कि हमारा दक्षिण भारत भी भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो उसके भी कुछ क्षेत्र अब जोन 4 में इंक्लूड है। तो ये था, इसलिए ये महत्वपूर्ण था भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई चक्रवातों के प्रति इसकी सुभेद्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तट रेखा 5,000 किलोमीटर की है, ये केवल पश्चिमी तट संवेदनशील है। तट रेखा 7,516 किलोमीटर है, लगभग 8% भूभाग चक्रवातों के प्रति संवेदनशील है। तट रेखा 10,000 किलोमीटर है और 20% भूभाग संवेदनशील है। भारत में चक्रवात केवल अरब के सागर में आते हैं। देखो, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा बी भाई। भारत की जो तट रेखा है, भारत की जो तट रेखा है ये 7,516 किलोमीटर लंबी है। इसमें अंडमान निकोबार भी आ लिया और लक्षद्वीप भी आ लिया, यानी कि द्वीप और भूमि की जो तट रेखा है उसको मिला के 7,516 किलोमीटर बनती है। सबसे ज़्यादा, जो सबसे लंबी तट रेखा है वो कौन से राज्य की बनती है? गुजरात की भी, गुजरात की। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो बनती है वो बनती है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। एपी लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। अब इसमें एनसीईआरटी में एक चीज़ दी गई है, इसमें बताया गया है कि लगभग 8% भूभाग चक्रवात के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। जैसे तटीय जो रेखा है इसमें 8% भाग ऐसा है जो चक्रवात के प्रति संवेदनशील है। चक्रवात के प्रति संवेदनशील का मतलब क्या है कि यहाँ पर अक्सर चक्रवात आता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है और इसकी विशेषता क्या है? देखो भाई, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, नाक, आँख, पूंछ और भुजा। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आँख। होता क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो क्षेत्र होता है उसमें एक क्षेत्र ऐसा होता है जो चक्रवात की आँख कही जाती है। यह बहुत ही शांत क्षेत्र होता है और ये लगभग चक्रवात के केंद्र से, ये मान लेते हैं ये चक्रवात का केंद्र है, इससे 30 किलोमीटर तक का डायमीटर में, डायमीटर मतलब व्यास, ये जो लंबाई है 30 किलोमीटर मान लो, ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें निम्न वायुदाब होता है और हवाओं की गति भी काफ़ी कम होती है और बादल नहीं होते हैं। और इसके बाहर का जो क्षेत्र होता है इसको इसको तो आई कहते हैं, और इसका जो बाहर का क्षेत्र है उसको कहते हैं आईवाल। तो आईवाल का क्षेत्र होता है, इसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जैसे 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इसमें बहुत सघन बादल होते हैं और बारिश होती रहती है। तो ये जो क्षेत्र है इसको तो आई कहते हैं, बाहर के क्षेत्र को आईवाल कहते हैं। ये काफ़ी शांत दिखता है और ये काफ़ी स्टोर भी होता है। तो ये होता है भाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्र।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, चक्रवात के दौरान स्टॉर्म सर्ज क्या होता है जो तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक मृत्यु का कारण बनता है। देखो क्या होता है, इसमें चार ऑप्शन दे रखे, बिजली गिरना, समुद्र के जल का सतह का सामान्य रूप से ऊपर उठना, तटीय क्षेत्र में घुस जाना, भारी बारिश से नदियों का उफान और हवा की गति का तेज होना। देखो क्या होता है कि समुद्र में चक्रवात के दौरान निम्न वायुदाब होता है, तो निम्न वायुदाब के कारण 5 से 10 मीटर तक की लहरें उठती हैं और तेज हवा के कारण वो, जैसे ये समुद्र है और ये तटीय क्षेत्र है, तो तेज हवा के कारण ये तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती हैं और यहाँ पे ये जाके तटीय क्षेत्र में मिल जाती हैं। जैसे तटीय क्षेत्र में जितने भी शहर होते हैं, गांव होते हैं, उनमें वो घुस जाती है, जिसके कारण ये जो पानी भी होता है ये लवणीय होता है और काफ़ी क्षति होती है और लोगों के मरने की भी संभावना ज़्यादा होती है। तो निम्न वायुदाब के कारण जो होता है समुद्र का जल 5 से 10 मीटर ऊपर उठ जाता है और तटीय क्षेत्र में घुस जाता है, उसी को तूफानी महोर्मी या स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, भारत में कृषि सूखा मौसमी सूखा के बीच में अंतर क्या है। ए में दे रखा है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा बारिश की कमी और कृषि सूखा मिट्टी की नमी की कमी होता है। ठीक है, कृषि सूखा केवल गर्मियों में होता है, दोनों एक ही हैं। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा फसलों को प्रभावित नहीं करता है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि मौसमी सूखा तो बारिश की कमी है और कृषि सूखा मिट्टी की नमी में कमी है। तो भारत में लगभग एनसीईआरटी में 4 तरह के सूखे बताए गए। एक तो होता है कृषि सूखा जो इसमें बताया गया है, ठीक है, एक तो होता है कृषि सूखा जो इसमें बताया गया है, दूसरा होता है मौसमी सूखा, कृषि सूखा, दूसरा होता है मौसमी सूखा और तीसरा होता है जलवायु सूखा, जलवायु सूखा इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल जलवायु सूखा क्या होता है, जैसे नदियां और तालाबों का सूख जाना जलवायु सूखा कहलाता है। तीसरा कहलाता है पारिस्थितिक सूखा, पारिस्थितिक सूखा। ये क्या होता है पारिस्थितिक सूखा, पारिस्थितिक तंत्र में पानी की कमी हो जाना और उसके कारण वनस्पतियों का बदलाव हो जाना है, पारिस्थितिक सूखे के अंदर आता है। इकोलॉजिकल सूखे में क्या आता है, इकोलॉजिकल सूखे में जैसे जल हो गया और ये जल जैसे नदियों का जल हो गया, तालाबों का जल हो गया, उसका सूख जाना या उनका जल स्तर कम हो जाना इकोलॉजिकल सूखे में आ जाता है। कृषि सूखा क्या होता है, कृषि सूखे में बारिश के कारण जो सूखा होता है उसको कृषि सूखा कहते हैं। और विज्ञान मौसम विज्ञान संबंधी सूखा जो होता है वो मिट्टी की नमी की कमी के कारण होता है। तो ये थे कुछ सूखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। 25%, 12%, 5%, 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12%। देखो क्या होता है, इसमें लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल शामिल है और सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आती है, सबसे ज्यादा बाढ़ आती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, और मेघना का जो बेसिन है उसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना का बेसिन है उसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। और ये कौन सा क्षेत्र होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और असम, ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, और इसमें बाढ़ का कारण सिर्फ बारिश का पानी नहीं होता बल्कि उसमें गाद जमा हो जाना, तटबंध का टूट जाना, बंधों का टूट जाना, इस कारण से भी बाढ़ आ जाती है। और ये 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल होता है, ये भारत का लगभग 12% हिस्सा है जिसमें बाढ़ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में कहता है सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखो, डीपीएपी जो कार्यक्रम है, डीपीएपी ये भारत सरकार के द्वारा 1974 में लगाया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना और मिट्टी की नमी को संरक्षित करना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाए। इसके उद्देश्य में है जलाशयों में और नदियों में पानी के स्तर को बढ़ाना और कृषि के चक्रण को बदलना ताकि कृषि की नमी बनी रहे और अधिक से अधिक वनारोपण करवाना ताकि इससे बारिश की संभावना ज़्यादा रहे और जल स्तर बढ़े। तो ये 1974 में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड संयंत्र में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, फॉस्जीन और हाइड्रोजन। देखो हुआ क्या था, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। बी आंसर सही है। देखो हुआ क्या था, 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में, एमपी के भोपाल में एक संयंत्र था यूनियन कार्बाइड का। यूनियन कार्बाइड का यूनियन कार्बाइड का ये किस चीज़ का संयंत्र था, ये था कीटनाशक का। ठीक है, ये संयंत्र था कीटनाशक का और इसमें इसके एक टैंकर में पानी जाने से उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई जिसके कारण ये गैस उसमें से रिसाव हो गया और लगभग 40 टन गैस का रिसाव हो गया था, जिससे हजारों लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हो गए थे। ये विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी थी। इस घटना के बाद 1989 में भारत सरकार ने एक कानून लेके आई थी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किसकी देन है, तो ये भोपाल गैस त्रासदी की घटना की देन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1989 में लागू हुआ था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 11। जैविक आपदाओं के संदर्भ में क्वारंटाइन का क्या अर्थ है। देखो, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आइसोलेशन और दूसरी होती है क्वारंटाइन। एक तो होती है आइसोलेशन और एक होती है क्वारंटाइन। तो आइसोलेशन क्या होती है, आइसोलेशन जब कोई व्यक्ति संक्रमित घोषित हो जाता है या पुष्टि हो जाती है संक्रमण की तो उसको अलग थलग कर दिया जाता है, उसको कहते हैं आइसोलेशन। और क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाए लेकिन उसके संक्रमण की पुष्टि ना हो, सिर्फ संभावना हो, तो उसको अलग थलग कर दिया जाता है, उसको कहते हैं क्वारंटाइन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वारंटाइन। पूछा ऐसे व्यक्तियों के आगमन को प्रतिबंध करना जो किसी संक्रमित रोग के संपर्क में आए हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, परमाणु आपदाओं के दौरान विकिरण से सुरक्षा के 3 कार्डिनल सिद्धांत कौन से हैं। ऑप्शन दे रखे, दौड़ना, छिपना, चिल्लाना, समय दूरी परिरक्षण, खाना पीना सोना, आग हवा पानी। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय दूरी और परिरक्षण। क्या होता है, जैसे ये मान लेते कोई नाभिकीय संयंत्र है और इसमें विकिरण लीकेज हो गया है। ठीक है, तो इसके 3 नियम बताए हैं। एक तो समय का मतलब जो विकिरण का सोर्स है उसके संपर्क में या उसके आसपास कम समय के लिए रुके। दूसरा होता है दूरी का मतलब होता है जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके इससे दूर चले जाएं या दूरी बना लें। तीसरा होता है परिरक्षण, अगर आप दूर नहीं जा पा रहे हैं तो परिरक्षण के लिए या तो कंक्रीट की दीवार बनाएं अपने चारों तरफ, या शीशे की दीवार बनाएं, या
मिट्टी की मोटी दीवार के पीछे छिप जाएं, जिससे इसकी जो रेडिएशन है वो हमारी बॉडी को कम से कम प्रभावित कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में कहता है रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए भारत में नोडल मंत्रालय कौन सा है। देखो भाई, दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जैसे डिजास्टर होता है, प्राकृतिक आपदाएं, उनसे निपटने के लिए तो गृह मंत्रालय होता है। दूसरी होती है रासायनिक घटनाएं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस तरह की अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय होता है, वो ही इसका नोडल मंत्रालय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, फायरमैन लिफ्ट तकनीक का उपयोग किस मुख्य रूप से किस स्थिति में किया जाता है। जब पीड़ित होश में हो और चल सके, जब पीड़ित बेहोश हो और उसे बचाव कर्मी द्वारा कुछ दूरी तक ले जाना हो, जब पीड़ित को पानी में तैरना हो, जब पीड़ित की रीढ़ हड्डी टूट जाए। देखो इसका राइट आंसर होगा बी, जब पीड़ित बेहोश हो और उसे अकेले बचाव कर्मी द्वारा कुछ दूरी तक ले जाया जाए। देखो इसमें क्या होता है, फायरमैन लिफ्ट में ये एक ऐसी पोजीशन होता है जिसमें बेहोश जो व्यक्ति है उसका धड़ तो हमारी कमर पे हो और उसके पैर हमारी छाती पर हो, जैसे उनके दोनों टांगों के बीच में सिर लगा के और उसको उठा लिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में उसका धड़ तो हमारे पीठ पर चला जाएगा, पैर छाती पर आ जाएंगे। इससे हम उस ज़्यादा वजन को भी ज़्यादा दूर तक ले जा पाएंगे और एक हाथ फ्री हो जाएगा, जिससे दरवाज़ा वगैरह खोला जा सके। ठीक है, तो ये वो पोजीशन होती है, अगर आपकी समझ में आई हो तो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपदा या बचाव कार्यों में बोलाइन गांठ का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। यह दो रस्सियों को जोड़ती है, एक गैर फिसलन वाला लूप बनाती है जो भारी पड़ने पर भी खिसकता नहीं। यह केवल सजावट के लिए, यह रस्सी को छोटा करने के लिए उपयोग में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह एक गैर फिसलन वाली लूप बनाती है जो भारी पड़ने पर कसता नहीं है। ये एक अलग तरह से गांठ लगा दी जाती है जिसको बेलाइन गांठ कहते हैं, जिसके कारण इसको टाइट करने पर भी ये लूप टाइट नहीं होता है भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है रिफ नोट का उपयोग प्राथमिक चिकित्सा या आपदा प्रबंधन में कहाँ किया जाता है। पहाड़ चढ़ने के लिए, पट्टियों को बांधने के लिए क्योंकि ये चपटी होती है और चुभती हैं, नाव को बांधने के लिए, भारी वजन उठाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पट्टियों को बांधने के लिए। इसको स्केयर नोट भी कहते हैं भाई। ठीक है, रिफ नोट को स्केयर नोट भी कहते हैं और ये पट्टियों को बांधने के लिए यूज की जाती है ताकि जब हम मूवमेंट करें तो वो घाव पर चुभे ना और घाव सुरक्षित रहे, इसलिए इसको रिफ नोट कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है क्लोव हिच गांठ का प्राथमिक उपयोग क्या है। रस्सी को किसी खंभे, पेड़ या डंडे से अस्थायी रूप से सुरक्षित करना, दो रस्सियों को स्थायी रूप से जोड़ना, रस्सी के सिरे को बंद करना, रस्सी पर चढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जब हम रस्सी को खंभे या पेड़ या किसी डंडे से बांध देते हैं और उससे स्ट्रेचर ऐड करते हैं तो उस स्थिति को क्लोव हिच कहते हैं। क्लोव हिच, जैसे कोई पेड़ है उससे हमने रस्सी को टाइट करके बांध दिया तो इसको क्लोव हिच कहेंगे। जैसे कोई डंडा है उससे हमने रस्सी को बांध करके टाइट कर दिया, इसको भी क्लोव हिच कहेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है रक्तस्राव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, टूर्निकेट लगाना, घाव पर साफ कपड़े या हथेली से सीधा दबाव डालना, घाव को पानी से धोना, दर्द निवारक दवा का प्रयोग करना। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जब किसी दुर्घटना या घटना के कारण किसी को चोट आ जाती है और उससे घाव हो जाता है और घाव से रक्तस्राव हो रहा है तो हम क्या करते हैं, या तो गीला कपड़ा लेते हैं या अपनी हथेली से ही उस घाव को दबाते हैं।
दबाने से खून का थक्का जल्दी जम जाता है। दूसरी बात, घाव को हृदय से, हमारा जो हार्ट है इसके लेवल से ऊपर उठाते हैं तो रक्त दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण खून कम बहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है कि सीपीआर में कैब तकनीक में सी का क्या अर्थ होता है। सीपीआर क्या होती है? देखो भाई, सीपीआर, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसे सीपीआर दी जाती है, या कार्डियक अटैक आ जाता है जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, तो उस स्थिति में सीपीआर देते हैं। तो इसमें सीएबी होता है, एक सीएबी। सी का मतलब होता है कंप्रेशन, और ए का मतलब होता है एयरवे, और बी का मतलब ब्रेथिंग। कंप्रेशन का मतलब होता है, तो इसका राइट आंसर तो कंप्रेशन हो जाए। कंप्रेशन का मतलब होता है छाती को दबाना। एयरवे का मतलब जो उसका मुंह होता है, सर होता है, उसको पीछे की तरफ लटका के और हवा को, मतलब ऑक्सीजन, जैसे मुंह को खोलना या नाक को खोलने की प्रक्रिया होती है। और तीसरा होता है ब्रेथिंग, जब उसको सांस नहीं हो रहा होता है तो मुंह से सांस देने की प्रक्रिया को ब्रेथिंग कहते हैं। तो इस सीपीआर में सी का मतलब कंप्रेशन होता है, जिसका मतलब होता है छाती को दबाना। चलिए आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। और अच्छे जो एनसीईआरटी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही निकाल के लेके आ रहे हैं, और ये एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। तो इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि अगर ये एग्जाम में आए तो तुम करेक्ट कर सको। चलिए देखते हैं। आपदा के दौरान जब सेलुलर नेटवर्क लैंडलाइन फेल हो गया था तो हमें रेडियो क्यों विश्वसनीय माना जाता है? हैम रेडियो क्यों विश्वसनीय माना जाता है? देखो भाई, ये एक तरह का क्या होता है कि सैटेलाइट से कनेक्टेड रेडियो होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। तो इसमें जो रेडियो तरंगे होती हैं वो हाई वेवलेंथ की होती हैं, ठीक है, और वेरी हाई वेवलेंथ की होती हैं, जिसके कारण ये कनेक्ट हो पाता है। जैसे कि 1999 में जो चक्रवात आया था, और 2004 में जो सुनामी आई थी, तो जैसे कि केबल नेटवर्क हो गया या टावर से जो कनेक्शन होता है, ये सभी फेल हो गए थे। उस टाइम पर हैम रेडियो का यूज किया गया था। ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है और हाई वेवलेंथ के कारण ये कनेक्ट हो जाता है। तो इससे कम्युनिकेशन स्किल होता है वो मतलब बंद नहीं होता है, कम्युनिकेशन लगातार चालू होता है। तो इसका ये उपयोग है हैम रेडियो का, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन, इनको अच्छी तरह से कर लेना भाई। और ये शायद सीटी मेंस में कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी नई वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो।